स्टूडेंट्स, अगर आप जानना चाह रहे हैं कि पृथ्वी पर दिन और रात का बनना किस प्रकार से होता है, ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है, लीप वर्ष क्या होता है, कब आता है, इन्हीं सब इंटरेस्टिंग बातों को अगर आप जानने का प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये लेसन आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी प्लेस पे। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं बजरंग। लेके आया हूं कक्षा कक्षा छठी का भूगोल विषय का तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है पृथ्वी की गतियां। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये डायग्राम दिखाया गया है पृथ्वी का, इस पे ये एरोज बने हुए हैं। इसका अर्थ है ये पृथ्वी की घूर्णन गति को दिखा रहा है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं घूर्णन क्या होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ठीक है जी, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है वो घूर्णन कहलाता है। तो घूर्णन आपको पता लग जाता है यहाँ से। अब होती है दूसरी गति जो है वो परिक्रमण, जो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण कहते हैं। आपने अगर पहला और दूसरा अध्याय नहीं देखा है तो प्लीज वो अध्याय बिल्कुल देख लीजिए, अन्यथा आप कुछ कंसेप्ट ऐसे हैं अगर आपके वहां से क्लियर नहीं होते हैं, जैसे कि अक्ष क्या होता है, विषुवत व्रत क्या होता है, कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, इन सभी चीज़ों का इस अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग होने वाला है। अगर वे चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है, आपके कंसेप्ट्स, तो दिक्कत आने वाली है। आप प्लीज़ उनको देखिए और मैं रिकमेंड करूंगा उसके बाद इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आप बड़ी आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, घूर्णन समझ गए आप, परिक्रमण समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, वास्तविक नहीं है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, आपने देखा था दूसरे अध्याय में, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। देखिए नीचे अध्याय में, सॉरी डायग्राम में देखिए नीचे। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ये पृथ्वी का अक्ष है जो कि एक काल्पनिक रेखा है। ये दक्षिणी ध्रुव से ऐसा प्रतीत होता है जैसे दक्षिणी ध्रुव से अंदर जा रहा हो और ये उत्तरी ध्रुव से हमें बाहर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये जस्ट काल्पनिक रेखा है। ठीक है, इसी के अराउंड जो है पृथ्वी, सॉरी अराउंड नहीं, इसी के अबाउट जो है ये पृथ्वी इसी के अक्ष पे अपना घूर्णन करती है, जो कि घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लेती है। इस 24 घंटे को जो है पृथ्वी का जो है दिन कहा जाता है। ये 24 घंटे लेती है क्योंकि आपको पता है 24 घंटे का पृथ्वी पर दिन होता है। तो चूंकि ये एक चक्कर अपना जो है अपने अक्ष पर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, इसीलिए जो है दिन की अवधि 24 घंटे निर्धारित की गई है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये अपने जो है कक्षीय समतल से जो है पृथ्वी का अक्ष कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 66 डिग्री का कोण। और पृथ्वी का समतल जो कक्ष है, ये कक्षीय समतल कक्ष ये है पृथ्वी का। ठीक है, कर्क रेखा, विषुवत वृत्त और मकर रेखा हमने पिछले अध्याय में देख लिया है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये चीजें आपकी क्लियर हैं। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें, अपने हाथ में एक बॉल ले लीजिए, उस पर अगर टॉर्च मार के देखते तो आप देखेंगे कि गोल चीज कोई भी हो, चाहे वो गेंद हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कुछ भी हो, उसके आधे भाग पर ही रोशनी पड़ेगी। आधा भाग जो है वो उस पर रोशनी नहीं पड़ पाएगी। ठीक है, सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है घटना होती है। तो इसी को जो है देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं सूर्य की रोशनी पड़ रही है पृथ्वी पे, तो इस आधे भाग में दिन है और इस भाग में रात है। जो तो जो दिन और रात का बनना जो होता है वो जिस चीज के द्वारा अलग होता है उसे प्रदीप्ति हम व्रत कहते हैं। एक जो व्रत होता है, ये प्रदीप्ति व्रत ऐसा व्रत होता है जो दिन और रात को जो है विभाजित करता है। अब आप चीज यहाँ एक गौर करने लायक ये और है कि जो है अक्ष जो है वो प्रदीप्ति व्रत से मिलता नहीं है। ठीक है, देखिए प्रदीप्ति व्रत यहाँ है और अक्ष जो है अपना यहाँ पे है। ठीक, देखिए पढ़ते हैं आगे क्या कह रहा है। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। देख लिया आपने, मैंने बताया आपको। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं मिलता है। ठीक है, ये अक्ष के साथ नहीं मिल रहा है, भी मैंने आपको बता दिया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है।
घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। ठीक है, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अभी बताया मैंने आपको 24 घंटे का दिन होता है पृथ्वी का, और ये क्या है, पृथ्वी की दैनिक गति है। ठीक है, ये निरंतर चलती रहती है। अब देखिए अगर क्या होगा, इस डायग्राम को देखने से हमें पता लगता है अगर क्या होगा कि ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर अपना चक्कर लगाना बंद कर दे, सॉरी, एक ही स्थान पे रहे, घूमे नहीं, और जो है केवल एक ही हिस्से पे सूर्य का प्रकाश पड़े। ठीक है, तो एक बात यहाँ से निकल के आती है कि पृथ्वी अगर अपने अक्ष पे घूमेगी नहीं, अर्थात एक ही जगह पे रहेगी, ठीक है, तो क्या होगा कि पृथ्वी के उस भाग पर जिस पे दिन है वहां दिन ही रहेगा, और जिस भाग पे रात है वहां रात ही रहेगी। इस केस में क्या होगा, अगर जहां पे पृथ्वी का प्रकाश पड़ रहा है वहां पृथ्वी का प्रकाश लंबे समय तक पड़ता रहेगा। लंबे समय तक प्रकाश का जो है पड़ना, वह कारण हो जाएगा किस चीज का, अत्यधिक गर्मी का। तो इस वजह से हो सकता है वहां गर्मी, टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि वहां जीवन संभव ना हो पाए। और दूसरी ओर अगर हम देखें कि दूसरी तरफ जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा वहां इतनी ठंड हो सकती है कि वहां भी जो है ज्यादा ठंड की वजह से जीवन संभव नहीं हो पाए। इसलिए जो है पृथ्वी की जो है दैनिक गति बहुत ही आवश्यक है पृथ्वी पर जीवन संभव होने के लिए। ठीक है, चलिए, तो इसलिए जो है घूर्णन करना पृथ्वी का जो है बहुत आवश्यक हो जाता है। अब आते हैं हम परिक्रमण पर। ठीक है, परिक्रमण क्या होता है, ये सूर्य है, इसके चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ वह सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। तो ये जो है परिक्रमण कहलाता है, सूर्य के चारों ओर घूमना पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 से ही 1/4 अर्थात 365 दिन और 6 घंटे, ठीक है, 24 घंटा होते हैं एक दिन में, तो जो है 1/4, 1/4 मतलब 6 घंटे। तो पृथ्वी एक वर्ष या 365 से ही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। अब क्या होता है, वास्तविकता में कितना समय लगता है पृथ्वी को जो है चक्कर लगाने में सूर्य का, 365 दिन और 6 घंटे। लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए क्या मान के चलते हैं कि वर्ष जो है 365 दिन का है, और यही कारण है कि जब 6-6 घंटे हम छोड़ते रहते हैं उनको, मतलब कि मानकर नहीं चलते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं उनको, तो 6-6 घंटे जब 4 वर्ष बीत जाते हैं, चौथे वर्ष में वह 24 घंटे हो जाते हैं। तो 24 घंटे में फिर जो है एक दिन का, आपको पता है एक दिन की समय अवधि होती है 24 घंटे, तो उसको पूरा एक दिन जो है मान लिया जाता है। इसीलिए प्रत्येक 4 वर्ष बाद ही जो है लीप वर्ष आता है। और एक आपको ध्यान रखना है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, और जो है लीप वर्ष में जो एक दिन बढ़ता है वह हमेशा 4 साल बाद फरवरी मास में ही जोड़ा जाता है, किसी और अन्य महीने में नहीं जोड़ा जाता है। ये कंसेप्ट ध्यान रखिए आप। ठीक है, चलिए, 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। ठीक, इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखिए एक छोटा सा होमवर्क दे रहा है आपको, क्या कह रहा है, पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। ठीक है, यहाँ एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता दूं, लीप वर्ष जो भी होगा, जैसे 2016, 17, 18, 19, 20, अगर सभी सन को आप देखेंगे, सभी वर्षों को देखेंगे आप, तो वही वर्ष होगा लीप वर्ष जिसका 4 से पूरा पूरा भाग चला जाता है जिसमें। ठीक है, जैसे कि आप 2016 को देख लीजिए, ठीक है, 2020 को देख लीजिए, 2024 को देख लीजिए। इसी प्रकार से ये सब जो है संख्याएं, जैसे 2024, 2020, 2016 4 से विभक्त पूरे तौर पे हो जाती हैं, तो उसी वर्ष को जो है हम लीप वर्ष कहते हैं। अन्यथा वो है वो वर्ष लीप वर्ष नहीं होगा जिसका जो है चार से पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप ध्यान रखिए। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। देखिए आप यहाँ डायग्राम से देखिए, ये डायग्राम जो है ये अक्ष है पृथ्वी का।
ठीक है। अब क्या है, देखो पृथ्वी एक ही प्रकार से झुकी हुई है चारों डायग्राम में। ये यहाँ इन्होंने जो है 4 वर्ष के 4 दिन उठाए हैं। ठीक है, पहला जो है 21 मार्च उठाया है, सूर्य अपनी स्थिति पे जो है बरकरार रहता है, वो जो है अपनी स्थिति पे हमेशा एक ही जगह स्थित रहता है। ठीक है, फिर 21 जून हमने देख लिया, 21 मार्च को देखा तो भी पृथ्वी उसी स्थिति में है, झुकी हुई है, एक ही तरफ झुकी हुई है। ठीक है, हम 21 जून को पहुंचते हैं तो 21 जून को देखिए उसी प्रकार से स्थिति है जिस प्रकार से 21 मार्च को थी, इसी प्रकार से 23 सितंबर को होगी और उसी प्रकार से 22 दिसंबर को होगी। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी जो है और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं आपके। देखिए हम जो है कल्पना करते हैं पहले 21 जून की। चूंकि सूर्य का प्रकाश जो है 21 जून को देखिए ये कर्क रेखा है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं विषुवत रेखा, जो पृथ्वी को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। विषुवत रेखा के ऊपर कर्क रेखा है, जो पिछले अध्याय में आपने देखा था, कर्क रेखा है। और विषुवत वृत्त के नीचे जो है वो मकर रेखा होती है। तो आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे, चूंकि पृथ्वी के आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, 21 जून को कर्क रेखा पर सीधे सीधे जो है प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का। जब कर्क रेखा पे सीधे सीधे प्रकाश पड़ रहा है तो इस केस में क्या होगा, दिन की अवधि रात से लंबी होगी, अर्थात दिन बड़े होंगे, रात छोटी होगी। ये आप चीज ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश जब भी, चाहे वो कर्क रेखा हो चाहे वो मकर रेखा हो, सीधे सीधे अगर पड़ेगा तो उस स्थिति में एक ही चीज बनेगी, क्या, दिन लंबे रातें छोटी। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है ज्यादा सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है। पहली चीज तो ये है, यहाँ पे पहला कंसेप्ट, सूर्य का प्रकाश 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा प्राप्त हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, कर्क रेखा पर सीधा पड़ रहा है, तो इसलिए जो कर्क रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में क्या होगा, दिन लंबे रातें छोटी होंगी। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में जो है सूर्य का प्रकाश कम पहुंच पा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम 23 दिसंबर को देखते हैं, 22 दिसंबर को देखते हैं सॉरी, तो क्या होता है, कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश सीधा ना पड़ के मकर रेखा पे पड़ता है। ठीक है, आप देख रहे हैं ये मकर रेखा पे, यहाँ पे सीधा मकर रेखा पे पड़ता है। तो मकर रेखा के पास वाले क्षेत्रों में क्या होता है, दिन लंबा रात छोटी। ठीक है, ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं। यहाँ से 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा ज्यादा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और 21 मार्च और 23 सितंबर का अगर हम केस देखें तो इस केस में क्या होगा, यहाँ दिन और रात जो है बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों पर जो है समान मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे चलिए हम पढ़ते हैं आगे। यही सब चीज़ जो मैंने आपको समझाई है, ये चीज़ें आप बिल्कुल, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देख लीजिए, यही चीज़ें आगे बता दी गई हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझ चुके हैं तो आगे पढ़ना बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। ठीक है, हमने देखा एक ही जगह स्थिति में झुकी हुई है। सामान्य एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ठीक है, 4 ऋतुओं में यहाँ बांटा है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। आपने देखा जैसे जैसे सूर्य जो है सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी गति करती है, उसके भागों पर पड़ने वाले प्रकाश की स्थिति, उसका स्थान प्रकाश का परिवर्तित होते जाता है। ठीक है, चलिए देख रहे हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। ठीक है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, अब देखिए ध्रुवों के पास देख लेते हैं। ध्रुवों के पास जो है ना वो तिरछी पड़ती हैं। देखिए यहाँ से तिरछी जाएंगी सूर्य के प्रकाश, यहाँ से तिरछा जाएगा सूर्य का प्रकाश। इस वजह से जो है जो ध्रुव हैं वहां पे जो है कम ऊष्मा जो है प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं इसलिए कम ऊष्मा प्राप्त होती है, हमने देख लिया। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। ठीक है जी, 6 महीने तक वहां दिन रहता है और 6 महीने की
रात रहती है ध्रुवों पे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसीलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, ठीक है। आप मैंने आपको ये चीज़ें बता दी है, कंसेप्ट ऊपर क्लियर हो गए हैं आपके। वही चीज़ यहाँ पे जो है थ्योरी में बता रहा है ये। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरायणांत कहते हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना, उत्तरायणांत कहते हैं इस चीज को, ठीक है। लंबा दिन और छोटी रात कितनी तारीख को? 21 जून को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की सीधी रेखा पड़ती है, सीधी किरणें पड़ती हैं, ठीक है। आपने देखा अभी जो है ऊपर 22 दिसंबर को सीधी रेखा पड़ती है। सूर्य की किरणें जो हैं मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है, ठीक है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणायनांत कहा जाता है। दक्षिणायनांत आप समझ गए हैं किसे कहते हैं, ठीक है। इस स्थिति को जो है ऊपर देखते हैं हम, इस स्थिति को जो है दक्षिणी अयनांत कहते हैं, इस स्थिति को, ठीक है। क्योंकि दक्षिण गोलार्ध में जो है ज्यादा सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसको आप ध्यान रखना कि इसीलिए इसको दक्षिण अयनांत, दो शब्दों से बना है, दक्षिण और अयनांत। तो दक्षिण इसीलिए कहा गया है क्योंकि दक्षिण के जो है दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा वो प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसको उत्तरी अयनांत कहते हैं क्योंकि यहाँ उत्तर में ज्यादा सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, ठीक है। कंसेप्ट ध्यान रखने के लिए ये ध्यान रखना आप। देखिए क्या कह रहा है, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? क्रिसमस का जो पर्व है वो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। और एक चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जिस समय क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है भारत में, उस समय ठंड का वक्त होता है, सर्दी जो है ठंड की ऋतु उस समय होती है यहाँ पे, ठीक है। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। जब रात और दिन बराबर होते हैं इस स्थिति को विषुव कहा जाता है, ठीक है। अभी आपने ऊपर देखा कि जो है विषुवत वृत्त पे बराबर जो है, मैंने अभी आपको बताया था, जो है बराबर सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए जो है यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं, ठीक है। ठीक, देखिए यहाँ एक चीज और बता रहा है, 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, ठीक है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होते हैं, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी के जो है घूर्णन और परिक्रमण के कारण ही दिन एवं रात का बनना हो पाता है और ऋतुओं में परिवर्तन होता है। देखिए डायग्राम में देखिए आप, ठीक है। ये 21 मार्च है, इसमें उत्तरी ध्रुव को जो है वसंत ऋतु होगी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ क्या होगी, शीत ऋतु होगी, ठीक है। ऐसे ही जो है 23 सितंबर को जो है इसके विपरीत स्थिति हो जाती है, उत्तरी ध्रुव में जो है शरद ऋतु हो जाती है जो कि 21 मार्च की स्थिति में वसंत ऋतु हुआ करती थी, और दक्षिणी ध्रुव में वसंत ऋतु हो जाती है 23 सितंबर को, जो कि 21 मार्च के संदर्भ में शरद ऋतु हुआ करती थी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर आपको कहीं समझने में दिक्कत है तो वीडियो को प्लीज़ रिवाइंड कर लीजिए, एक बार फिर समझ लीजिए चीज़ों को। फिर भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको बिल्कुल समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अपना अध्याय समाप्त होता है, आगे अभ्यास है। अभ्यास को आप स्क्रीन रोक के देख सकते हैं, आप अपना एक छोटा सा टेस्ट ले सकते हैं। और एक छोटे से टेस्ट लेने के लिए मैं एक काम और करूँगा, आपका जो है एक MCQ का छोटा सा वीडियो बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, ताकि जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आप उनको एक बार रिवाइज करेंगे तो आपके कंसेप्ट जो है कुछ और क्लियर हो जाएंगे, आप अपना सा छोटा सा एक टेस्ट ले पाएंगे कि आपका लेसन क्लियर हुआ है कि नहीं। तो
वीडियो हम अपनी जो है अपना लेसन यहीं समाप्त होता है, वीडियो अपनी समाप्त करते हैं ये कह के कि भाई अगर आपको ये लेसन पसंद आ रहा है, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में जो है इसको भेजिए। स्क्रीन पे सब्सक्राइब का हमारा बटन आ रहा होगा, उसको दबा के जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जो है नोटिफिकेशन आ जाएं आपके पास जब भी इस सीरीज़ के वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड हों। चलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए। कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं होते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।